रात के ठीक 12 बज रहे थे। बाहर आसमान में काले बादलों का पहरा था और रह रहकर बिजली कड़क रही थी। हवेली के बड़े से बरामदे में चारों तरफ गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल खिड़की के कांच से टकराती मूसलाधार बारिश की बूंदों की आवाज उस खामोशी को तोड़ रही थी। जोया अपने कमरे के आईने के सामने खड़ी थी। उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थी और दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि सीने से बाहर आने को बेताब थी। उसके हाथ में एक कांपता हुआ मोबाइल फोन था जिस पर थोड़ी देर पहले दादी सा का संदेश आया था। अगर आज रात काम अधूरा रह गया तो कल सुबह अस्पताल का फंड रोक दिया जाएगा। अस्पताल के आईसीयू का वह दृश्य जोया की आंखों के सामने तैर गया, जहां उसका छोटा भाई पीयूष वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। माता पिता के गुजर जाने के बाद पीयूष ही उसकी पूरी दुनिया था। अपनी इस दुनिया के बचाने के लिए आज उसे अपने आत्मसम्मान की अंतिम आहुति देनी थी। जोया ने गहरी सांस ली और दबे पांव गलियारे से होते हुए आदित्य के स्टडी रूम की ओर बढ़ गई। स्टडी रूम के दरवाजे की दरार से हल्की पीली रोशनी बाहर आ रही थी। उसने कांपती उंगलियों से पीतल का हैंडल घुमाया और अंदर कदम रख दिया। कमरे में पुरानी किताबों, सिगार की हल्की महक और कॉफी की खुशबू मिला जुला एहसास था। आदित्य अपनी बड़ी सी महोगनी की मेज पर फाइलों के ढेर के बीच बैठा था। उसकी सफेद शर्ट की आस्तीनें कोहनी तक मुड़ी हुई थी। ऊपर के 2 बटन खुले थे और चेहरे पर गहरी मानसिक थकान की लकीरें थी। जोया ने पीछे मुड़कर दरवाजा बंद किया और भारी पीतल की कुंडी चढ़ा दी। कुंडी के टकराने की तीखी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। आदित्य ने चौंक कर अपनी फाइल से सिर उठाया। सामने जोया को देखकर उसकी तियोरियां चढ़ गईं और आंखों में अविश्वास के साथ साथ सख्त नाराजगी तैर गई। ये क्या तमाशा है जोया? आदित्य की आवाज में भारीपन और गुस्सा था। इस वक्त आधी रात को मेरे स्टडी रूम में क्या कर रही हो तुम? और दरवाजा बंद करने की हिम्मत कैसे हुई? जोया ने अपनी भीगी पलकें उठाई। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन कदमों में एक अजीब सी लाचारी और जिद थी। वह धीरे धीरे उसकी मेज की तरफ बढ़ी। दरवाजा बंद करना जरूरी था आदित्य जी। जोया की आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द साफ था। क्यों? बाहर पूरी हवेली सो रही है, लेकिन दादी सा की शर्तें जाग रही हैं। आदित्य अपनी घूमने वाली कुर्सी से झटके से उठ खड़ा हुआ। उसकी 6 फीट की लंबी कद काठी के सामने जो है बेहद नाजुक लग रही थी। आदित्य की आंखों में कड़वाहट उतर आई। दादी सा की शर्तें तुम पर लागू होती होंगी, मुझ पर नहीं। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इस घर में तुम्हारी क्या जगह है। मीरा मेरी पत्नी है, मेरा पहला और आखिरी प्यार है। तुम्हें सिर्फ एक समझौते के तहत यहाँ लाया गया है, क्योंकि मीरा माँ नहीं बन सकती थी। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अभी कभी बाहर निकलो। मैं नहीं जा सकती। जोया ने मेज के उस पार जाकर आदित्य का हाथ थामने की कोशिश की। आज की रात मुझे आपके पास रहना ही होगा। छूना मत मुझे। आदित्य ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा, जैसे किसी ने उसे दहकते अंगारे से छू दिया हो। बेशर्मी की भी एक हद होती है। क्या तुम्हें जरा भी आत्मसम्मान का एहसास नहीं है? 2 साल से तुम इस घर में एक साए की तरह रह रही हो। आज अचानक ये नाटक क्यों? जोया की आंख से एक मोटा आंसू फिसल कर उसके गाल पर आ गिरा। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। आत्मसम्मान उस दिन मर गया था जिस दिन अस्पताल के आईसीयू में पीयूष की सांसें उखड़ने लगी थी। दादी सा ने साफ कह दिया है, अगर आज रात मैंने आपका दिल या आपका बदन नहीं जीता तो कल सुबह अस्पताल का फंड बंद हो जाएगा, मेरा भाई मर जाएगा। आदित्य जी आप बताइए मैं क्या करूं? आदित्य एक पल के लिए ठिठक गया। जोया के चेहरे पर एक कोई वासना या लालच नहीं थी। वहां सिर्फ एक असहाय बहन की बेबसी थी, लेकिन अपने अहम और मीरा के प्रति वफादारी ने उसके दिल को फिर से पत्थर बना दिया। तो क्या तुम अपने भाई की जिंदगी की कीमत मुझसे वसूलने आई हो? आदित्य ने तीखा तंज कसा। नहीं, मैं खुद को गिरवी रखने आई हूँ, कहते हुए जोया ने आगे बढ़कर अपने दोनों हाथ आदित्य के चौड़े सीने पर रख दिए। उसका पूरा बदन थरथर कांप रहा था। जोया पीछे हटो, मैं कह रहा हूँ पीछे हटो। आदित्य ने उसकी कलाइयों को पकड़कर दूर करना चाहा, लेकिन जोया की उंगलियों ने उसकी शर्ट को मजबूती से जकड़ लिया था। जोया का तपता हुआ माथा आदित्य के सीने से टिका हुआ था और उसकी गर्म तेज सांसें आदित्य की त्वचा को छू रही थी। कमरे में केवल बाहर हो रही बारिश का शोर और उन दोनों की भारी होती सांसों की आवाज बाकी थी। आज नफरत करनी है तो जी भर के कीजिए।
जोया ने रोते हुए फुसफुसाया, मुझे बेशरम कहिए, बदचलन कहिए, लेकिन आज मुझे खाली हाथ मत लौटाइए। उस अंधेरे और सन्नाटे में जोया का ये बेबस समर्पण धीरे धीरे आदित्य के सारे संयम को तोड़ने लगा। आदित्य की नजरें जोया के आंसुओं से भीगे चेहरे और कांपते होंठों पर टिक गई। नफरत की जगह एक अनजानी सी तपन और खिंचाव ने ले ली। आदित्य की मजबूत उंगलियां जोया की कलाई से ढीली होकर उसकी पतली कमर पर टिक गईं। बाहर बिजली एक बार फिर जोर से कड़की। आदित्य ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और अगले ही पल जोया को अपनी बाहों के मजबूत घेरे में कस लिया। उस स्टडी रूम के सोफे पर अंधेरे और खामोशी के बीच सालों से बंद पड़ा दर्द और खिंचाव पिघल कर बहने लगा। उस रात नफरत और मजबूरी ने एक ऐसा नया मोड़ ले लिया जिसने दोनों की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। सुबह की पहली मध्यम किरण जब स्टडी रूम की बड़ी खिड़की के बाहरी पर्दों को चीरती हुई अंदर आई तो जोया की आंखें खुली। कमरे में सन्नाटा था। सोफे पर वह अकेली थी। आदित्य वहां नहीं था, सिर्फ उसकी छोड़ी हुई कॉफी का खाली मग मेज पर रखा हुआ था। जोया ने उठकर बैठने की कोशिश की तो पूरे बदन में एक मीठा सा दर्द और भारीपन महसूस हुआ। बिखरी हुई चादर और सिलवटें इस बात की गवाह थी कि बीती रात कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत थी। उसने अपने बिखरे बालों को समेटा, साड़ी का पल्लू ठीक किया और भारी कदमों से अपने कमरे में चली गई। आईने के सामने खड़े होकर उसने अपनी मांग में गहरा लाल सिंदूर भरा। उसकी आंखों के नीचे रात भर जागने के काले घेरे थे, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव आ चुका था। उसने ठंडे पानी से मुंह धोया और खुद को संभाल कर नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गई। नीचे का माहौल किसी बारूद के ढेर की तरह सुलग रहा था। दादी सब मुख्य कुर्सी पर बैठी चांदी के कप में चाय की चुस्कियां ले रही थी। उनके चेहरे पर वही पुराना सख्त और शाही गुरूर था। दूसरी तरफ आदित्य बैठा था और जिसके सामने नाश्ते की प्लेट रखी थी, लेकिन उसकी नजरें अखबार पर टिकी थी। हालांकि अखबार का पन्ना एक बार भी नहीं पलटा था। उसका पूरा ध्यान कहीं और ही भटका हुआ था। जैसे ही जोया के पायलों की हल्की झनकार डाइनिंग हॉल में गूंजी, आदित्य की उंगलियां अखबार पर कस गईं। उसने एक पल के लिए नजरें उठाई, जोया की झुकी हुई पलकों और थक गई और थके हुए चेहरे को देखा और फिर तुरंत अपनी नजरें फेर ली। दादी सा की तेज बात जैसी आंखों ने जोया के चेहरे के एक एक भाव को बारीकी से भांप लिया। उनके सूखे होंठों पर एक कुटिल और विजयी मुस्कान तैर गई। दादी सा ने चाय का कप तस्तरी पर रखा और खामोशी को तोड़ते हुए कड़क आवाज में बोली, आदित्य, आज से तुम रोज शाम को वक्त पर घर आओगे। ऑफिस का फालतू काम छोड़कर अपनी इस हवेली और जोया को समय दोगे। हमें इस खानदान का वारिस जल्द से जल्द चाहिए। और हाँ, मीरा भी मायके में यही चाहती है। आदित्य का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने अखबार को मेज पर पटका। दादी सा, आप मुझे किस हद तक मजबूर करेंगी? जो होना था वो मेरी अपनी मर्जी या मजबूरी थी, लेकिन आप मेरे फैसलों को डिटेक्टेड नहीं कर सकती। जब तक तुम इस हवेली की छत के नीचे हो और इस खानदान का नाम इस्तेमाल कर रहे हो, फैसले में ही करूंगी। आदित्य, दादी सा ने अपनी छड़ी को फर्श पर ठोकते हुए कहा, अगर तुमने इस बात में कोई आनाकानी की तो याद रखना कि तुम्हारी सौतेली माँ और उसके बेटे को इस जायदाद का हिस्सा बनाने में मुझे 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आदित्य की मुट्ठियां भिज गईं। उसने गुस्से में नाश्ते की प्लेट को परे धकेला, कुर्सी पीछे खींची और बिना कुछ खाए अपनी कार की चाबियां उठाकर बाहर की तरफ बढ़ गया। जो ऐसे ये देखा नहीं गया, वह आगे बढ़ी और धीमी आवाज में बोली, आदित्य जी, कम से कम नाश्ता तो कर लीजिए। आदित्य मुख्य दरवाजे के पास रुका। उसने पलटकर जोया को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा तो था, लेकिन उस गुस्से के पीछे रात की छुअन की याद और एक अनकहा दर्द भी छिपा था। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है जोया, आदित्य ने सख्त लहजे में कहा। तुमने अपनी शर्त पूरी कर दी। तुम्हारे भाई का फंड आज अस्पताल पहुंच जाएगा। मुझसे किसी और चीज की उम्मीद मत रखना। इतना कहकर वे तेज कदमों से बाहर निकल गया और कुछ ही पलों में उसकी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज हवेली के सन्नाटे में गूंजकर गायब हो गई। जोया वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में फिर से आंसू छलक आए, लेकिन इस बार उन आंसुओं में भाई को खोने का डर नहीं था, बल्कि एक ऐसे इंसान के लिए दर्द था जो अंदर से पूरी तरह टूटा हुआ था।
दादीसा ने जोया को पास बुलाया और उसके हाथ में एक लिफाफा थमाते हुए कहा, ये लो अस्पताल की रसीद, तुम्हारे भाई की सर्जरी की तारीख तय हो गई है। अब तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर होना चाहिए कि अगली खबर इस हवेली के वारिस की हो। जोया ने चुपचाप लिफाफा थाम लिया। दिन बीतने लगे, हवेली में तनाव बढ़ता गया, लेकिन इस तनाव के बीच एक बहुत बारीक और खामोश बदलाव भी जन्म ले रहा था। आदित्य रोज रात को देर से लौटता, लेकिन अब उसकी आंखों में जोया के लिए वह पुरानी घृणा नहीं थी। जब भी जोया उसके लिए गर्म दूध या खाना लेकर कमरे में जाती, दोनों के बीच एक लंबा सन्नाटा होता। एक ऐसा सन्नाटा जिसमें शब्द तो नहीं थे, लेकिन दोनों की सांसें एक दूसरे की मौजूदगी को शिद्दत से महसूस करती थी। देखते ही देखते 3 महीने का वक्त बीत गया। पीयूष की सर्जरी सफल रही थी और वह अब धीरे धीरे ठीक हो रहा था। भाई के ठीक होने की खबर ने जोया के चेहरे पर सालों बाद एक सुकून भरी चमक लौटा दी थी। इस बीच हवेली की आबो हवा भी पूरी तरह बदल चुकी थी। आदित्य, जो कभी जोया की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था, अब शाम ढलते ही घर लौटने का बहाना ढूंढने लगा था। वह ऑफिस में बैठकर फाइलों को देखता, लेकिन उसका दिमाग हवेली के उस शांत कमरे में अटका रहता जहां जोया उसकी राह देखती रहती। एक शाम भारी बारिश हो रही थी। आदित्य भीगा हुआ घर लौटा। उसे तेज बुखार था और वह ठंड से कांप रहा था। दादी सा किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी और हवेली में सिर्फ नौकर थे। जोया ने बिना एक पल गंवाए पूरी रात आदित्य के सिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखी। उसने अपने हाथों से उसे काढ़ा पिलाया और उसके पास बैठकर उसकी देखभाल की। आधी रात को जब आदित्य की आंख खुली तो उसने देखा कि जोया कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई थी। उसका सिर बेड के किनारे टिका हुआ था और उसका हाथ अभी भी आदित्य के माथे पर था। आदित्य ने पहली बार जोया के शांत और मासूम चेहरे को इतने करीब से देखा। उसके चेहरे पर कोई छल कपट नहीं था, सिर्फ निस्वार्थ संपन्न था। आदित्य ने धीरे से अपनी उंगलियां जोया की जुल्फों में उलझा दी। जोया की नींद टूट गई। उसने घबरा कर हाथ पीछे खींचना चाहा, लेकिन आदित्य ने उसकी कलाई को थाम लिया। आदित्य जी, आपका बुखार कैसा है? जोया ने फिक्र से पूछा। तुम इतनी अच्छी क्यों हो जोया? आदित्य की आवाज में एक गहरा दर्द था। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, तुम्हें नफरत दी, फिर भी तुम मेरी इतनी परवाह क्यों करती हो? क्योंकि आप बुरे नहीं हैं। आदित्य जी, जोया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप सिर्फ अपनी तकलीफ को गुस्से के पीछे छुपाते हैं। उस रात के बाद दोनों के बीच की बची खुची दीवारें भी ढह गईं। अब उनके बीच कोई मजबूरी या शर्त नहीं थी। आदित्य का दिल पूरी तरह से जोया के रंग में रंग चुका था। और फिर एक दिन वह हुआ जिसका इंतजार पूरी हवेली को था। डॉक्टर ने जांच के बाद पुष्टि कर दी कि जोया गर्भवती है। हवेली में खुशी की लहर दौड़ गई। दादी सा ने पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटवाईं। आदित्य की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने जोया को अपनी बाहों में उठाकर पूरे कमरे में घुमा दिया था। पहली बार आदित्य ने खुलकर मुस्कुराना सीखा था, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन तक शांत नहीं रह सकी। जैसे ही ये खबर मीरा तक पहुंची, वह उसी शाम अपने मायके से एक बड़ा सा सूटकेस लेकर हवेली पहुंच गई। उसके चेहरे पर बनावटी मुस्कान थी और आंखों में एक खतरनाक चमक। मीरा ने अंदर कदम रखते ही सीधे जोया के कमरे का रुख किया। उस वक्त आदित्य और जोया कमरे में साथ बैठे थे। बधाई हो जोया, मीरा ने ऊंची आवाज में कहा और आगे बढ़कर जबरदस्ती जोया को गले लगा लिया। आखिरकार तुमने वह कर दिखाया जिसके लिए तुम्हें इस घर में लाया गया था। हमारा बच्चा, हमारे खानदान का वारिस। आदित्य ने मीरा की तरफ देखा। मीरा ने 3 महीनों में एक बार भी आदित्य का हाल नहीं पूछा था, लेकिन आज आते ही उसने बच्चे पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। मीरा, तुम अचानक आ गई? आदित्य ने रूखे स्वर में पूछा। क्यों? आदित्य, अपनी ही औलाद के आने की खबर सुनकर माँ घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? मीरा ने तंज कसते हुए कहा। अब सो जाओ, सो जोया मेरे साथ मेरे कमरे में रहेगी। उसका खाना पीना उठना बैठना सब मेरी देखरेख में होगा। आखिर वो मेरे बच्चे को अपनी कोख में पाल रही है। मेरे बच्चे को अपनी कोख में पाल रही है। मेरे बच्चे शब्द सुनकर जोया का दिल कांप उठा। उसने बेबसी से आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने मीरा का हाथ पकड़कर अलग किया। मीरा, जोया कहीं नहीं जाएगी, वह इसी कमरे में रहेगी और उसका ख्याल रखने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। मीरा की त्योरियां चढ़ गईं। उसने पहली बार आदित्य की आंखों में अपने लिए वह पुराना अंधा प्यार नहीं बल्कि एक सख्त विरोध देखा। मीरा समझ गई कि उसके मायके जाने के दौरान खेल बदल चुका था।
उस रात के बाद से हवेली में एक नया शीत युद्ध शुरू हो गया। मीरा हर वक्त जोया पर नजर रखती थी, उसके हर कदम पर पहरा बैठा देती। लेकिन जब भी मौका मिलता आदित्य चुपके से जोया के पास आता, उसका हाथ थामता और उसे भरोसा दिलाता कि सब ठीक हो जाएगा। मगर तकदीर के पन्नों में कुछ और ही लिखा था। अध्याय वक्त अपनी पूरी गति से आगे बढ़ रहा था। 9 महीने का सफर जोया के लिए खुशियां और अनकहे खौफ का एक मिला जुला एहसास था। एक तरफ उसकी कोख में पल रही नन्ही चांद थी, जिसकी हलचल उसे हर पल माँ तत्व का सुख देती थी। वहीं दूसरी तरफ मीरा की तीखी नजरें थी, जो हर पल उसे यह याद दिलाती थी कि यह सुख चंद दिनों का मेहमान है। 9वां महीना पूरा होते ही एक रात जोया को अचानक तेज प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। आदित्य बिना एक पल गंवाए खुद गाड़ी चलाकर जोया को शहर के सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल ले गया। मीरा और दादी सावी पीछे पीछे दूसरी गाड़ी से अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल के लेबर रूम के बाहर आदित्य पागलों की तरह चक्कर काट रहा था। उसका दिल जोया की चीखों को सुनकर फटा जा रहा था। उसने भगवान से अपनी जिंदगी में कभी इतनी दुआएं नहीं मांगी थी जितनी आज वे जोया की सलामती के लिए मांग रहा था। करीब 2 घंटों की मुशक्कत के बाद लेबर रूम का दरवाजा खुला और डॉक्टर बाहर आ गए। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। बधाई हो मिस्टर आदित्य, आपको एक बहुत ही स्वस्थ और सुंदर बेटा हुआ है। माँ और बच्चा दोनों बिल्कुल ठीक है। यह सुनते आदित्य की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वह सीधे जोया से मिलने के लिए अंदर जाने लगा, लेकिन मीरा ने फुर्ती से आगे बढ़कर नर्स की गोद से बच्चे को अपनी बाहों में समेट लिया। मेरा बेटा, मेरा वारिस। मीरा पागलों की तरह बच्चे को चूमने लगी। दादी सावी बच्चे को देखकर गदगद हो गई। कुछ ही देर बाद जोया को प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। जब जोया को पूरी तरह होश आया तो उसकी सूजी हुई आंखें कमरे में सिर्फ एक ही चीज ढूंढ रही थी, उसका बच्चा। कमरे में सिर्फ मीरा खड़ी थी। उसके हाथ में एक भारी चमड़े का बैग और कुछ कानूनी कागजात थे। मीरा दीदी, मेरा बच्चा कहाँ है? जोया ने बेहद कमजोर आवाज में पूछा। प्लीज मुझे एक बार उसका चेहरा देखने दीजिए, मुझे उसे अपनी छाती से लगाना है। मीरा के चेहरे पर एक कुटिल और बेरहम मुस्कान फैल गई। उसने वे बैग जोया के बेड पर फेंक दिया। बैग की चेन खुली और उसमें से गड्डियों में भरे 50 लाख रुपए बिखर गए। बच्चा भूल जाओ जोया, मीरा ने बर्फ की तरह ठंडी आवाज में कहा। तुम्हारा उस हवेली का नाता यहीं तक था। ये लो 50 लाख रुपए। इन तलाक के कागजों पर दस्तखत करो और अपने उस अपाहिज भाई को लेकर इस शहर से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। जया के कानों में जैसे ही किसी ने खोलता हुआ शीशा उड़ेल दिया हो। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। नहीं मीरा दीदी, ऐसा मत कहिए। जया बेड से नीचे गिरते हुए मीरा के पैरों पर पड़ गई। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मैं नौकरानी बनकर इस घर में रह लूंगी, आपके बर्तन धो लूंगी, लेकिन मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनिए, वे मर जाएगा मेरे बिना। चुप कर भिखारिन। मीरा ने झटके से अपना पैर पीछे खींच लिया। उस जिससे जोया फर्श पर गिर पड़ी। ये बच्चा इस खानदान का वारिस है, एक नौकरानी का बेटा नहीं बन सकता। अगर तुमने सीधे सीधे साइन नहीं किए तो मैं तुम्हारे भाई पीयूष को फिर से उसी आईसीयू में भिजवा दूंगी जहाँ से वे बचकर आया है। उसी वक्त कमरे का दरवाजा खुला और आदित्य अंदर दाखिल हुआ। जोया ने आखिरी उम्मीद से आदित्य की तरफ अपने हाथ फैला दी। आदित्य जी, देखिए मीरा दीदी क्या कह रही हैं, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आप तो जानते हैं ना कि मैं आपसे और हमारे बच्चे से कितना प्यार करती हूँ। आदित्य के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। उसकी आंखें लाल थी। उसने जोया की तरफ देखा, फिर कागजों की तरफ देखा और अपनी नजरें फेर ली। साइन कर दो जोया। आदित्य की आवाज बिल्कुल सपाट थी। ये सुनते ही जोया का बचा खुचा हौसला भी एक पल में चकनाचूर हो गया। जिस इंसान के प्यार पर उसने अपनी पूरी रूह कुर्बान कर दी थी, उसने इतनी आसानी से अपना मुंह मोड़ लिया। जोया की आंखों से आंसुओं का सैलाब थम गया। उसका दिल पत्थर बन चुका था। उसने कांपते हाथों से पेन उठा और बिना पढ़े उन तलाक के कागजों पर अपने दस्तखत कर दिए। उसने पैसों का बैग वहीं छोड़ दिया और लड़खड़ाते कदमों से अपने रिसते हुए जख्मों के साथ अस्पताल के उस कमरे से बाहर निकल गई। अस्पताल से निकलने के बाद जोया किसी तरह अपने पुराने छोटे से किराए के मकान में पहुंची। पीयूष ने जब अपनी बहन को इस हाल में देखा तो वह रो पड़ा। जोया एक जिंदा लाश बन चुकी थी। ना वह कुछ खाती थी, ना किसी से बात करती थी। दिन रात बस एक कोने में बैठकर शून्य में ताकती रहती।
उसकी छाती में दूध उतर आता था जो उसके आंसुओं के साथ मिलकर बह जाता था। हर पल उसे अपने बच्चे के रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी। उधर हवेली का नज़ारा पूरी तरह बदल चुका था। मीरा को बच्चा तो मिल गया था, लेकिन वह माँ नहीं बन सकी थी। बच्चा दिन रात भूख और माँ की ममता के लिए रोता रहता था, लेकिन मीरा अपने क्लब, पार्टियों और ऐशो आराम में मस्त रहती। उसने बच्चे की देखभाल के लिए 2 नौकरानियां रख ली थी। दादी सा को तो अब अपनी गलती का भयानक एहसास हो रहा था। उन्होंने जिस वारिस के लिए जोया जैसी नेक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी थी, वह बच्चा अब तड़प रहा था और मीरा सिर्फ जायदाद के पेपर्स अपने नाम करवाने के लिए रोज नए ड्रामे कर रही थी। 3 दिन बाद शाम के वक्त जोया के दरवाजे पर एक जोरदार दस्तक हुई। पीयूष ने जाकर दरवाजा खोला। सामने आदित्य खड़ा था। उसकी हालत पागलों जैसी थी। शर्ट के बटन टूटे हुए, दाढ़ी बड़ी हुई और आंखों में पछतावे का समंदर। आदित्य सीधे अंदर आया और कोने में बैठी जोया के सामने घुटनों के बल गिर पड़ा। जोया, आदित्य की आवाज़ में एक ऐसी चीख थी जिसने कमरे की दीवारों को हिला दिया। जोया ने बेजान नज़रों से उसे देखा। पीयूष गुस्से में आगे बढ़ा। जीजू, आप यहाँ क्यों आए हैं? आप मेरी दीदी की जान लेने आए हैं क्या? निकल जाइए यहाँ से। पीयूष, मुझे अपनी बात कह लेने दो, आदित्य ने रोते हुए कहा और जोया के ठंडे पड़ चुके हाथों को अपने माथे से लगा लिया। जोया, उस दिन अस्पताल में मैं मजबूर था। मीरा ने मुझे अकेले में धमकी दी थी कि अगर मैंने तुम्हें रोका तो वह हमारे नवजात बच्चे को जहर दे देगी। वह पागल हो चुकी थी। जोया, मैं अपने बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकता। जोया की पथराई आंखों में हल्की सी हरकत हुई। तो आप क्यों आए हैं आप? जोया ने रुंधे गले से पूछा। क्योंकि अब मीरा का खेल खत्म हो चुका है। आदित्य ने अपनी जेब से कुछ पेपर्स निकाले। मीरा को सिर्फ दौलत चाहिए थी। जोया, मैंने अपनी सारी प्रेतक संपत्ति, अपना बिजनेस, अपनी गाड़ी और वह आलीशान हवेली, सब कुछ मीरा के नाम ट्रांसफ़र कर दिया है। दौलत मिलते ही उसने बच्चे पर से अपना सारा हक छोड़ दिया और तलाक के पेपर्स पर साइन करके हमेशा के लिए चली गई। जोया की सांसें थम गईं। आपने सब कुछ छोड़ दिया। दौलत तुम्हारे और हमारे बच्चे के बिना सिर्फ मिट्टी थी। जोया, आदित्य ने आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज पूरी तरह कंगाल होकर तुम्हारे पास आया। क्या तुम मुझे अपनाओगी? उसी पल दरवाजे पर एक और साया उभरा। दादी से अपनी कांपती लाठी के सहारे अंदर आई। उनकी गोद में वह नन्हा बच्चा लिपटा हुआ था। दादी सा की आंखों में आज कोई घमंड नहीं था। मैं रोते हुए जोया के पास आई और बच्चे को उसकी गोद में रख दिया। मुझे माफ़ कर दे बेटी। दादी सा ने जोया के आगे हाथ जोड़ दिए। दौलत और वारिस के लालच में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि ममता की कीमत भूल गई। इस बच्चे को सिर्फ अपनी माँ की ज़रूरत है और इस परिवार को तुम्हारी जैसी ही बच्चे ने अपनी माँ के बदन की खुशबू और स्पर्श को महसूस किया। उसका रोना एक पल में बंद हो गया। उसने अपनी नन्ही उंगलियों से जोया की साड़ी का कोना पकड़ लिया और एक हल्की सी मुस्कान बिखेर दी। जोया के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपने बच्चे को अपनी छाती से चिपका लिया और फूट फूट कर रोने लगी। आदित्य ने आगे बढ़कर उन दोनों को अपनी बाहों से समेट लिया। 1 हफ्ते बाद शहर की एक छोटी सी अदालत में आदित्य और जोया ने सादगी से शादी कर ली। ना कोई ढोल नगाड़ा था, ना कोई दिखावा। गवाह के तौर पर से पीयूष और पछतावे के आंसुओं में से धुली दादी सा मौजूद थी। आदित्य के पास अब कोई बैंक बैलेंस या हवेली नहीं थी, लेकिन जब उसने जोया की मांग में दोबारा सिंदूर भरा और अपने बेटे को गोद में लिया तो उसे लगा कि वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका था। मजबूरी, समझौते और आंसुओं के दलदल से शुरू हुई ये दास्तान आखिरकार सच्चे प्यार, त्याग और अटूट समर्पण के मुकाम पर पहुंचकर हमेशा के लिए मुकम्मल हो गई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आने वाली कहानियों के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। धन्यवाद।